तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की पहली जो न्यूज़ है वो एंड्रयू जैट के फैंस को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता था कि एंड्रयू एक लंबे ऑफ सीजन पे जाने वाले हैं, क्योंकि वो लास्ट 1-1.5 साल से लगातार कम्पीट किए जा रहे थे, और इवन उन्होंने खुद ये अनाउंस भी किया था कि वो अब ऑफ सीजन में जाके अपनी फिजिक को हील करेंगे, साथ ही साथ जितना पॉसिबल हो उतना अपने फिजिक को ग्रो भी करेंगे। बट अब उनका जो डिसीजन है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, जहाँ की उनके तरफ से एक पोस्ट आया हुआ है कि वो 14 हफ्ते बाद होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट करेंगे। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आर्नोल्ड क्लासिक यूके में खेल रहे हैं तो ओहायो वाले शो को खेलने में इनको क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर कंपटीशन की बात करें तो सैमसन इस शो में भी रहेंगे और उस शो में, यानी दोनों में सैमसन कम्पीट करने वाले हैं। तो 2 हफ्ते के गैप में ऐसा तो कुछ ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट्स नहीं होने वाले कि एंड्रयू उस शो को जीत जाए, या फिर सैमसन की फिजिक 2 हफ्ते के गैप में कुछ ज्यादा ही डाउन तो नहीं होने वाली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एंड्रयू इस बार स्टेज पे पहले से ही कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ सकते हैं, जिससे कि शायद वो सैमसन के अगेंस्ट एक हेड टू हेड कंपैरिजन या कंपटीशन क्रिएट करे। हालांकि मुझे अभी भी चांसेस कम दिखते हैं कि एंड्रयू सैमसन को बीट कर सकते हैं, बट अगेन स्टेज पे कौन से बॉडी बिल्डर कैसे फिजिक के साथ आ जाए इसका पहले से अंदाजा लगाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे एक बात है कि इस साल ओलंपिया के बाद एंड्रयू ने अभी शायद ज्यादा रेस्ट भी नहीं लिया है, क्योंकि उनके तरफ से लगातार कंटिन्यूसली ट्रेनिंग अपडेट्स आ ही रहे थे। एंड ओलंपिया के बाद अभी इनकी फिजिक भी आपको थोड़ी फुलर साइड पे ही ज़्यादा दिखेगी। एक्चुअली एंड्रयू ने ऑफ सीजन तो लगाया ही नहीं था, बल्कि वो शायद एक छोटे से रिबाउंड पीरियड में गए थे। एंड लास्ट कुछ टाइम से एंड्रयू ऑफ सीजन में तो नहीं, बट इन स्मॉल रिबाउंड पीरियड में थोड़े बहुत ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। एंड इवन मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं है कि ये साइज़ उनके स्टेज पे दिखेगा भी या नहीं, या फिर से वो अपने ओलंपिया स्टेज वाले साइज़ के साथ ही दिखेंगे। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो पर्सनली फैंस उनके इस प्रोग्रेस को देखने के लिए तो वेट नहीं कर रहे थे, बल्कि फैंस कहीं ना कहीं एंड्रयू को और एक्स्ट्रा 10 या 20 पाउंड एक्स्ट्रा मसल मास के साथ देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इवन सबका कहना भी है कि अब एंड्रयू को अपने साइज़ को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माना वो अपने शेप अपने एस्थेटिक की वजह से बहुत पोजेस में बढ़िया दिखते हैं, स्टिल उनके फिजिक में एक फुलरनेस की कमी देखने ही मिलती है, खासकर उनके आर्म्स में। और माना कि ये शो बाय शो थोड़े थोड़े प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बट अगर इनको सही में मैसिव इंप्रूवमेंट्स करने हैं तो इन्हें एक लंबा ऑफ सीजन लगाना ही होगा। तो सवाल तो मेरे मन में अभी भी सेम ही है कि अगर ये आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट कर रहे हैं तो ओहायो में भी इनको कम्पीट करना चाहिए। अब माना कि ये लास्ट ईयर यूके शो के विनर थे, बट ये रीज़न मुझे लेजिटिमेट नहीं लगता इनके वापस इस शो में कम्पीट करने का, क्योंकि लास्ट टाइम इनके सामने जेम्स हॉलिंगसेट, मार्टिन फिट्जवाटर जैसे बॉडी बिल्डर्स थे, और इस ईयर रहने वाले सैमसन दादा, तो डिफरेंस तो है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इनका पहला वाला डिसीजन ज़्यादा बेटर था, जिसमें कि एक बड़े ऑफ सीजन में ये खुद को ग्रो करते। बट अब इनके प्लान्स अलग है, और होप कि आगे ये खुद को इंप्रूव करते रहे और आर्नोल्ड क्लासिक यूके में एक इंप्रूव फिजिक लेकर आए। अब भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीकेंड होने वाली है ऑस्ट्रिया प्रो, तो उसके रिगार्डिंग या कह सकते हो कि उस शो के कुछ घंटे पहले का फिजिक अपडेट आया हुआ है हमारे माइकल द बुल की तरफ से। एंड पर्सनली मुझे इनकी ये फिजिक लास्ट कंपटीशंस इवन ओलंपिया के कंपैरिजन में भी ज़्यादा बेटर लग रही है। एंड वैसे इस साल बहुत लोग सोच रहे थे कि शायद माइकल टॉप 6 को नहीं क्रैक कर पाएंगे ओलंपिया में, बट स्टिल उन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया, जो कि एक टफ बात तो थी। एंड अभी ये और इनके कोच पैट्रिक जैसे साथ मिलकर इनके फिजिक को इंप्रूव करते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर ये ओलंपिया में टॉप 4 में भी आते हैं तो भी मैं चौंकने वाला तो नहीं हूँ। इवन जब से वेट कैप बढ़ा है क्लासिक फिजिक डिवीजन का, तब से इनकी फिजिक और ज़्यादा फुलर और पीक्ड दिखनी शुरू हो गई है स्टेज पे। एंड कह सकते हैं कि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। और क्लासिक फिजिक में जिस चीज़ की डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहती है, यानी वी टेपर की, तो उस चीज़ को भी इन्होंने बढ़िया इंप्रूव किया है। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो शायद माइकल ऑस्ट्रिया प्रो को जीतने के बाद भी नहीं रुकने वाले, और शायद वो आने वाले 2024 में और प्रो शोज में भी कम्पीट करेंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली जो अपडेट है वो भी हमारे ऑस्ट्रिया प्रो के रिगार्डिंग ही है, जो कि सबको पता है कि इस 2024 के सीजन का लास्ट क्वालिफायर शो है। और जनरली ये न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, जहाँ के स्टीफन मटाला जब कंपटीशन से पहले अपने हाइट को मेजर करवा रहे थे, तब किसी अननोन पर्सन ने उनका ये फोटो टेक किया, जिसमें कि वो अपने पैर यानी अपने फीट को लिफ्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। अब पता नहीं ये जो ट्रिक है ये लेजिट है या फिर नहीं, इवन ये काम भी करती है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स है। इवन सबका यही कहना है, और मैं भी यही मानता हूँ कि जब तक आप अपने हील को ग्राउंड पे रखते हो तब तक तो आपके हाइट पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो आपका प्रॉपर हाइट है वही आएगा। बट पर्सनली मुझे इस चीज़ का कुछ मतलब भी समझ नहीं आ रहा, और वो ये कर भी क्यों रहे हैं ये भी मेरे सर के ऊपर से ही जा रहा है। बट अगर हील वाले पॉइंट को साइड करे तो आई थिंक कि अगर फीट के साइड पे भी खड़ा हुआ जाए तो शायद आपकी हाइट में थोड़ा ही सही बट फर्क तो आ सकता है, जो कि शायद अभी भी रूल्स बुक में मेंशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि टेक्निकली शायद वो अपने हील को ग्राउंड में ही रखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखने जाए तो शायद स्टीफन ने एक लूप होल निकाल लिया है अपने हाइट को और वेट को थोड़ा बहुत मैनेज करने का। अगेन मुझे पता नहीं कि इसकी वजह से उन पे पेनल्टीज लग सकती है या नहीं, बट इससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके हाइट में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने इस ट्रिक को अप्लाई किया।
तो अगर ऐसे करने से इनके हाइट में कुछ इफेक्ट आता है और वो उसके बावजूद अलाउ हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये बाकी बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ तो बहुत ही बुरी चीज़ होगी। और शायद आने वाले टाइम में तब इस डिवीजन के बाकी बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे जुगाड़ू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो अगर बात करें कि अभी क्या हो सकता है, तो अभी देखने जाए तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑलरेडी कार्ब इंटेक कर लिया होगा और उनके वेट में अभी फर्क भी आ गया होगा और वो इवन कुछ घंटे बाद कंपीट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से अथॉरिटीज़ को इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और जिससे शो का माहौल ना बिगड़े या किसी अदर बॉडी बिल्डर के साथ चीटिंग ना हो, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। बाकी पर्सनली मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये चीज़ स्टीफन को हाइट इंक्रीज में हेल्प कर सकती है भी या नहीं। अब भाई लग तो ऐसा रहा है कि जो 300 पाउंड या 310 पाउंड्स का बॉडी वेट का मार्क है वो सैमसन के लिए कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, क्योंकि अभी उनका वेट शायद फिर से 310 पाउंड्स के आसपास चला गया है। खासकर उनके लास्ट शो के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी डाइट को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया तो उनका वेट कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो भाई ये क्वेश्चन अभी बनता है कि क्या सैमसन को मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए और साइज़ की ज़रूरत है। तो शायद आप में से बहुत लोग इस बात से एग्री नहीं होंगे, बट इस बार जजेस ने खुद ओलंपिया स्टेज पे सैमसन को ये फीडबैक दिया कि उनको अपने साइज़ पे और अपने बैक के इंप्रूवमेंट्स पे काम करना चाहिए और साथ ही साथ अपने कंडीशनिंग के भी, जिससे कि वो और ऊपर प्लेस हो पाए। तो शायद नेक्स्ट टाइम हम सैमसन को ओलंपिया स्टेज पे एक और भी बड़े वर्जन के साथ देखने वाले हैं। अब भाई टोनी ओबर्टन की तरफ से भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहां कि वो अपने फिजिक प्रोपोर्शन और अपने सिमेट्री को मेंटेन करके डे बाई डे अपना साइज को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड देखने जाए तो वो अभी अपने रिबाउंड पीरियड में ही चल रहे हैं। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये अंडर हाइप बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं, क्योंकि रेगन ग्राइम्स जो कि इस साल ओलंपिया में 9th आए थे, यानी टोनियो के बाद प्लेस हुए थे, तो उनको जितनी अटेंशन मिलती है टोनियो को उतनी अटेंशन तो नहीं मिलती है। एंड मेरा मानना है कि अगर ये ग्रेजुअली अपने फिजिक में मास ऐड करते रहे अपने कंडीशनिंग और शेप को मेंटेन करते हुए, तो नो डाउट आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर प्लेस हो सकते हैं। अब अगर ये जल्दबाजी में अपने फिजिक में मसल ऐड करने जाए तो ये इनके लिए गलती होगी, क्योंकि अभी उनका फ्रेम उतना बड़ा नहीं है, तो उस फ्रेम में अगर ज्यादा मसल आ जाए तो वो इनके लुक को बिगाड़ सकती है। तो अभी इनको अपने फिजिक को टाइम देना चाहिए एंड धीरे धीरे अपने फिजिक को ग्रो करना चाहिए। तो बात तो यह है कि टोनियो इस साल अपने न्यूयॉर्क प्रो के टाइटल को डिफेंड करने के लिए कम्पीट करेंगे। हालांकि उस शो में नेक्जिला तो कम्पीट करेंगे ही, साथ ही साथ रूमर्स ये है कि राफेल भी उस शो में कम्पीट करने आ सकते हैं। एंड इवन टोनियो ने सबको टीज करते हुए कैप्शन में ये भी लिखा है कि न्यूयॉर्क प्रो के साथ साथ वो कैलिफोर्निया प्रो, शिकागो प्रो और टेक्सास प्रो में भी कम्पीट कर सकते हैं। बट देखने वाली बात होगी कि ये आखिर तक कौन सी शो में कम्पीट करते हैं और किस शो को जीतकर अपने 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेते हैं। अब भाई जॉन ज्वेट की तरफ से एक ऑफ सीजन का फिजिक अपडेट आया हुआ है और अभी ये 212 डिवीजन को तो भूल ही गए हैं एंड इनका कंप्लीट एम है ओपन डिवीजन की तरफ। अब 212 में ये बढ़िया फिजिक होल्ड करते थे, बट वहीं ओपन डिवीजन में कहीं ना कहीं इनको अपने साइज और फ्रेम के लिए तो सफर करना होगा ही। अब कंडीशनिंग को लेकर तो इनके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 212 के हर बॉडी बिल्डर अपने कंडीशनिंग के लिए ही जाने जाते हैं, बट साइज वाइज मुझे नहीं लगता कि ये ओपन डिवीजन के मास मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे। अब भाई बीफ टूथ आप सबको याद होंगे ही, जो कि इस साल न्यूयॉर्क प्रो में रनर अप थे और उन्होंने कैलिफोर्निया प्रो में भी कम्पीट किया था। तो इस ऑफ सीजन में उन्होंने अपनी फिजिक में अच्छा मास ऐड किया है। हालांकि अभी उनकी और हंटर की एक साथ फोटो आई हुई है, जहां की वो कहीं से कहीं तक हंटर से कम तो नहीं दिख रहे। हालांकि हंटर इस साल ओलंपिया में 6th आए थे, बट बीफ टू की फिजिक भी इस साल प्रो शोज में कुछ बुरी तो नहीं थी, जहां की वो शायद कैलिफोर्निया प्रो में सर्जियो ओलिवा जूनियर से भी ऊपर प्लेस हुए थे। एंड अभी भी इनके फिजिक में खासकर मास की तो ज़रूरत है ही। बाकी शायद इनका एम अभी होगा कि ये 2024 में ओलंपिया का क्वालिफिकेशन कैसे ले। और इसकी लास्ट अपडेट भाई वोएता की तरफ से, जो कि इस साल प्राग प्रो में एमेच्योर शो में रूबियल के सबसे बड़े कंपटीटर थे। तो खासकर तब से वो अपने डेल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इवन बहुत लोग उन्हें केविन लेब्रोने से भी कंपेयर कर रहे थे। और शायद ये ऑस्ट्रिया प्रो के प्रो कार्ड शो में भी कम्पीट करने वाले हैं, मतलब जो एमेच्योर शो होगी उसमें। अब फिजिक इनकी अच्छी तो है, बट इन्हें अपने बैक को इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मुझे चांसेस दिखते हैं कि वो ऑस्ट्रिया प्रो में अपना प्रो कार्ड जीत जाएंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।